कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज हमारी चल रही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसमें कंसिडरेशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इस मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। हम कहते हैं क्विड प्रो क्यो, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है मार्केट से, आप कुछ ना कुछ उसके बदले में उसको ज़रूर देंगे। आप पैसे देते हैं, बार्टर सिस्टम चलता था, तो कोई आप कमोडिटी देते हैं, राइट। इट मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न। अगर आपने उसको बदले में कुछ नहीं दिया तो वो ग्रेचुशियस एक्ट हो जाता है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं होता ग्रेचुशियस एक्ट, इसलिए कंसिडरेशन कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। अब क्या कंसिडरेशन हो सकती है, कौन कंसिडरेशन दे सकता है, एक्सेप्शंस हैं इसकी, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, वो सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कंसिडरेशन फर्स्ट। सो कंसिडरेशन जो है वो फाउंडेशन है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसी भी एग्रीमेंट में, इन एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। सो हमने सेक्शन 10 पढ़ा है ना, जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद नेक्स्ट इज कंसिडरेशन विच इज इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ बदले में होना चाहिए। ये दिस मीन्स व्हेन वन ऑफ द पार्टीज प्रोमिसेस टू डू समथिंग, कोई ना कोई पार्टी कुछ प्रॉमिस करती है करने का, ही इज बाउंड टू गेट समथिंग इन रिटर्न, उसको कुछ ना कुछ वापस भी मिलना जरूरी है। दिस समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन। ये जो उसको वापस मिलेगा ना, इसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। अगर कोई कंसिडरेशन ना हो, द एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। सो उस एग्रीमेंट को हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। However, it becomes a voluntary और gratuitous act. So voluntary act बन जाएगा, gratuitous act बन जाएगा। gratuitous act कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, राइट। सो कंसिडरेशन का मतलब क्या है, क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। सो एज पर सेक्शन 2D, कंसिडरेशन में बी डिफाइंड एज, कंसिडरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये अंडरस्टैंड करना, ऑफरर प्रोमिसर डिजायर करेगा, उसके कहने पर प्रोमिजी हैज डन, जो प्रोमिजी है वो कुछ करता है या कुछ करने से रुक जाता है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ कर रहा है या कुछ करने से रुक जाता है, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करना चाह रहा है या कुछ करना जो चाह रहा है उससे रुक जाता है, उस एक्ट या एब्सटिनेंस और प्रॉमिस को हम कंसिडरेशन फॉर दैट प्रॉमिस बोलते हैं। सो इससे हमें फीचर्स क्या पता लगे, कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, राइट। ये एक्ट इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पे क्या है कि कंसिडरेशन और समथिंग इन रिटर्न मे बी इधर इन मॉनेटरी टर्म्स और नॉट डूइंग एन एक्ट विच ही वॉज बाउंड टू डू, कुछ ऐसा कि उसको पैसा मिले कोई चीज़ करने के बदले में, या जो वो करना चाह रहा है वो करने से वो रुक जाए, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। सो गिविंग समथिंग इन काइंड और इवन डूइंग एन एक्ट दैट वॉज एग्रीड टू बी डन। सो जो काम करना था वो करने से रुक जाए, जो काम करने को कहा था वो काम कर ले, और समथिंग इन काइंड, कुछ ना कुछ एडिशनल मिले उसको, समथिंग इन काइंड, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कैश ही मिले, ही मे गेट समथिंग एल्स ऑल्सो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी, 10,000 रुपये का वो घर अपना बेच देता है। ए सेल्स हिज हाउस एंड इन कंसिडरेशन ही रिसीव्स द मनी 10,000। सो ये सफिशिएंट कंसिडरेशन है, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, राइट। सो सबसे पहले इसके एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं वैलिड कंसिडरेशन से। ऑल द एसेंशियल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम दिस डेफिनेशन ओनली, जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है, मूव एट द प्रोमिसर्स डिजायर, ऑफरर प्रोमिसर की डिजायर पे ये मूव होना चाहिए। द बेसिक प्राइमरी वैलिड कंसिडरेशन का क्या होता है कि जो भी एक्ट है या जो एक्ट करने से रुकना है, जिसको हम एब्सटिनेंस बोलते हैं, मस्ट मूव एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के कहने पर, प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पर मूव होनी चाहिए। सच अ रिक्वेस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। जो ये रिक्वेस्ट है वो एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स हो सकती है, द वर्ड्स कैन बी ओरल वर्ड्स और रिटन वर्ड्स। इम्प्लाइड हो सकती है, यानी कि आपके एक्शन से भी वो नजर आ सकती है। दिस मीन्स कोई भी ऐसा वॉलंटरी ग्रेजुएशियस सर्विस रेंडर्ड बाय द प्रॉमिस विदाउट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। अब प्रॉमिसी ने कोई भी ऐसा ग्रेजुएशियस या वॉलंटरी अपनी मर्जी से ऐसा एक्ट किया है विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के कहे बगैर, डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन इन द आइज ऑफ लॉ, उसमें कोई भी कंसिडरेशन चाहिए ही नहीं। सो कंसिडरेशन एज पर द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर कैन बी एन एक्ट। जो कंसिडरेशन प्रॉमिसर कर रहा है ना, वो कुछ भी एक्ट हो सकता है या
एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, उसको कुछ भी करने से रोकना भी एक एक्ट है फॉर द प्रोमिजर और एनी अदर पर्सन, प्रोमिजर के लिए या किसी और बंदे को, विच द प्रोमिजर सेज, जिसको प्रोमिजर बोलता है। सो इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर को आप एक ड्यूटी पे लगाते हो, आप नहीं लगाते, पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी ड्यूटी पे होता है, लेकिन आप एक कंप्लेंट फाइल करते हो कि कोई कोई बंदा गुम गया, राइट, उसका डॉग गुम गया फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब होता क्या है, वो पुलिस ऑफिसर वो ट्राई करता है कि उसको डॉग मिल जाए। जिस दिन आप उसको जाके बोलते हो कि वो डॉग मिल गया है, उस दिन वो रुक जाता है काम करने से, राइट। सो एब्सटेनेंस। कोई सामान गुम गया, आपका स्कूटर गुम गया, आप क्या कहते हो कि यार वो कंप्लेंट उसकी फाइल करनी है, आप कंप्लेंट फाइल करते हो, जैसे ही वो मिल जाता है, राइट, स्कूटर, तो वो एब्सटेनेंस हो जाता है, उसको आप रोक देते हो कि यार अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ये कंप्लेंट मैं वापस लेता हूँ, इस कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं है। सो एन एक्ट और एब्सटेनेंस। सो ए वॉज गोइंग टू मीट एन एक्सीडेंट, ए वॉज गोइंग टू मीट एन एक्सीडेंट, बी ने उसको सेव किया फ्रॉम डूइंग सो, ये ग्रेचुशियस एक्ट है, राइट। ए जब एक्सीडेंट मीट कर रहा था, बी ने उसको सेव किया, कोई ज़रूरी नहीं था, बी ना करता तो कोई उसको कुछ कहता भी नहीं, लेकिन उसने अपनी मर्जी से वॉलंटरी किया है, सो ये ग्रेचुशियस एक्ट है और हैज़ नेवर बीन आस्क्ड टू सेव, सो इसकी कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकती। क्लियर। नेक्स्ट, मूव फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। अब देखो तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट में ऑफरर ने कहा कि भाई ये काम कर दे या ये काम करने से रुक जा, राइट। प्रोमिजी, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिजी करे या कोई और बंदा उसके बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। सो कंसिडरेशन किसी भी से मूव हो सकती है। मैं एक छोटी सी नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आप लोग पढ़ते हो, आपकी फीस आपके पेरेंट्स देते हैं, सो योर पेरेंट्स बिकम द एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन के केस में वो एनी अदर पर्सन हो जाते हैं। वाई? बिकॉज जब आप पढ़ रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, तो इट इज़ बिटवीन द स्कूल एंड यू, प्रोमिजर प्रोमिजी। बट जब आपके पेरेंट्स उसकी फीस देते हैं तो इट बिकम्स द थर्ड पार्टी एज सच, राइट। सो सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल है ये। सो द कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिजी या कोई भी और बंदा उस कंसिडरेशन को मूव कर सकता है, यानी कि स्ट्रेंजर भी उस कंसिडरेशन को मूव कर सकता है, राइट। सो दिस मीन्स दैट कंसिडरेशन ऑफ द एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। किसी भी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। ये इमैटेरियल है, कौन उसको दे रहा है, उस कंसिडरेशन को कौन फुलफिल कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सो दिस कंसिडरेशन मूव कैन ओनली बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। ये ध्यान रखना बस, कोई भी कंसिडरेशन होगी वो प्रोमिजर के कहने पर, प्रोमिजर के डिजायर पर होगी। इफ ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन द स्ट्रेंजर कैन डिलीवर द कंसिडरेशन। अगर उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो स्ट्रेंजर उसकी कंसिडरेशन को डिलीवर कर सकता है, यानी कि उसका जो पैसा है, जो उसका वापस देना है, जो सेकंड पार्ट प्ले करना है, वो कर सकता है कोई भी स्ट्रेंजर। लेकिन इंग्लिश लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है। कंसिडरेशन हैज़ टू बी मूव फ्रॉम प्रोमिजी ओनली। इंडियन लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो कंसिडरेशन मूव कर सकता है, लेकिन इंग्लिश लॉ में इट हैज़ टू बी फ्रॉम प्रोमिजी ओनली। सो ए एंड बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग ए हाउस। ए एंड बी दोनों एंटर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि हम हाउस बिल्ड करेंगे बी के लिए। ऑन द अप्रूवल फ्रॉम ए द प्राइस इज बीइंग पेड बाय सी। सो ए जब हाँ कर देता है तो जो उसकी प्राइस है, ए को किससे मतलब है, प्राइस से। सो चाहे सी दे, डी दे, ई दे, जो मर्जी दे, उसको उस पर्टिकुलर काम की प्राइस मिलना जरूरी है, विच इज पेड बाय सी इन दिस केस, राइट। ऐसा नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होनी चाहिए। आप एक घर बेच रहे हो, कोई आके आपसे ये नहीं पूछेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कि आपने ये घर इतनी प्राइस का क्यों बेचा, ये तो हायर प्राइस्ड था या लोअर प्राइस था। सो कंसिडरेशन एडिक्वेट होना कंपल्सरी नहीं है, राइट। सो द कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट हो या ना हो जरूरी नहीं है। देयर कैन बी नो मेजर दैट अ कंसिडरेशन टू अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज जस्टिफाइड। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिसमें हम ये जस्टिफाई कर पाएँ कि हमने एक मकान जो है वो 1 रुपये का बेचा या 1 करोड़ का बेचा। ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है एज पर द लॉ। इट शैल बी मोर और लेस देन दिस, कि जो प्राइस पे बेचा आपने वो उससे ज़्यादा का है या उससे कम का है। इफ़ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के, प्रोमिसर और प्रोमिसरी ने अगर वो एक्सेप्ट किया कॉन्ट्रैक्ट, द कंसिडरेशन एज डिजायर्ड, जो कंसिडरेशन आई है, द एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बस
दोनों पार्टीज उसको एक्सेप्ट करें। इट नीड नॉट बी नेसेसरी टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ समथिंग गिवन। ये जरूरी नहीं है कि जो आप दे रहे हो उसके बराबर होना चाहिए। वैल्यू ऑफ समथिंग जो आपने दी है उसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, सही वैल्यू लगाई, गलत वैल्यू लगाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट, जब तक वो एग्जिस्ट करता है, नन वुड बी कंसर्न इफ इट्स वैल्यू प्रोवाइडेड इट इज ऑफ सम वैल्यू। जब तक वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कोई कंसिडर नहीं करेगा कि वो कितनी वैल्यू का है, सही वैल्यू लगी है या नहीं लगी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें डील नहीं करता, बस कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना जरूरी है। ए ने अपनी कार सेल की, 1 लाख रुपए वाली कार थी, 40,000 की सेल की, ये एक वैलिड कंसिडरेशन है। कंसेंट इज अज्यूम टू बी फ्रीली गिवन, जो भी कंसेंट है वो फ्रीली गिवन है इस केस में, सो वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है, राइट। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट असेंशियल और फीचर फॉर दिस इज कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ किया, मैंने आपके लिए आज कुछ किया तो आप आज ही मेरे को पैसा वापस करोगे। नो, इट कैन बी द पास्ट, समथिंग डन बाय यू इन द पास्ट, आई एम डूइंग इट टुडे, समथिंग दैट यू आर डूइंग इट राइट अवे अक्रॉस द टेबल ओनली। आज मैं कर रहा हूँ, आप भी आज ही कर रहे हो, या आज मैं कर रहा हूँ, आप फ्यूचर में करोगे, सो समथिंग इन फ्यूचर, ऐसा नहीं है। सो वर्ड्स इन द डेफिनेशन हैज़ डन, डेफिनेशन में क्या कहा था, हैज़ डन पहले और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कर चुके हो या रोक रहे हो। डज और abstain from doing which means present, promises to do or abstain from doing which means is talking of future. It indicates that consideration past, present और future कुछ भी हो सकती है। अब देखो past consideration क्या होती है, when the consideration has already been done in the past for a present promise, आज के promise के लिए आप पहले consideration कर चुके हो, ये past consideration का part होता है। However, English law does not consider past consideration. इंडियन लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये परमिटेड है, इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये परमिटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए गिव्स सम सर्विस टू बी, ए ने कोई सर्विस दी है बी को उसकी डिजायर पर, उसी के कहने पर। आफ्टर ए मंथ बी प्रोमिसेस टू कंपनसेट ए, एक टाइम के बाद बी जो है वो कॉम्पनसेट करता है ए को फॉर सर्विसेज रेंडर्ड अर्लियर टू हिम। ठीक है, आज आप मेरे को कुछ कंसिडरेशन दे रहे हो, वाई, बिकॉज आई टॉट यू फ्यू मंथ्स बैक, राइट, सो समथिंग इन रिटर्न। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या है, व्हेन द कंसिडरेशन फॉर अ प्रेजेंट प्रॉमिस इज गिवन साइमल्टेनियसली, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को पैसे दे रहे हो साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस, इट इज अ प्रेजेंट कंसिडरेशन, इसको प्रेजेंट कंसिडरेशन बोलते हैं। ए रिसीव्स 150 इन रिटर्न फॉर विच ही प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टन गुड्स टू बी। ए जो है वो 150 रुपया इन रिटर्न लेता है जो गुड्स उसने डिलीवर किए हैं उसके बदले में। द मनी फॉर विच ए रिसीव्स, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन का पार्ट होता है, राइट। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट पास्ट कंसिडरेशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रेजेंट कंसिडरेशन। द नेक्स्ट कंसिडरेशन वुड बी फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर क्या होता है, व्हेन द कंसिडरेशन फॉर अ प्रेजेंट प्रॉमिस, आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया, यानी कि इट इज प्रॉमिस टू डू एन एक्ट, कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा या कुछ करने से रुक जाऊंगा बट इन फ्यूचर, ये फ्यूचर कंसिडरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टन गुड्स टू बी, ए ये प्रॉमिस करता है कि मैं कुछ गुड्स बी को डिलीवर करता हूं आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद, एंड बी प्रोमिसेस टू पे द प्राइस आफ्टर 1 मंथ। बी कहता है कि मैं आपको 1 महीने का क्रेडिट दे दूं, मैं 1 महीने बाद आपको पैसा दे दूंगा, इन केस ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन। रियल, सो कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, कंसिडरेशन हैज़ टू बी रियल, इट हैज़ टू बी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, हैविंग द वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, कुछ ना कुछ ऐसी कंसिडरेशन होनी चाहिए जिसकी कुछ वर्थ है लॉ में, आइज ऑफ लॉ में जिसकी कुछ वर्थ है। जिस चीज़ की कुछ वर्थ नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, वो कंसिडरेशन भी वैलिड नहीं है। सो कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। ए प्रॉमिस करता है टू पुट लाइफ इनटू डेड बॉडी ऑफ बीज वाइफ, ए ये प्रॉमिस करता है कि तू मेरे को पैसे दे दे, मैं डेड वाइफ जो है बी की, उसमें मैं लाइफ डाल दूंगा, प्रोवाइडेड बी उसको 5,000 रुपया दे दे। नाउ एज प्रॉमिस इज फिजिकली इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, सो ये रियल कंसिडरेशन नहीं होती, राइट। सो कंसिडरेशन इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, लीगली नॉट पॉसिबल, ऐसा ना हो कि आप लीगली उस चीज़ को ना कर पाओ, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। कंसिडरेशन जो भी है ना वो रियल होनी चाहिए, वेग, इल्यूजनरी एंड इलीगल नहीं होनी चाहिए।
एक्सेप्टिंग लेस अमाउंट ऑफ मनी इन कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन। हाउएवर कुछ पैसा आप कम एक्सेप्ट करते हो, ये एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है। मस्ट बी समथिंग दैट द प्रोमिसेस इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। ऐसी कोई कंसिडरेशन ना हो जो उसको ऑलरेडी करना है। जैसे पुलिस ऑफिसर वाला काम मैंने आपको बताया एग्जांपल, अ प्रॉमिस टू डू समथिंग विच वन इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। कोई भी ऐसा काम जो वो ऑलरेडी करना चाह रहा है, ईदर बाय लॉ और एज पर एग्जिस्टिंग ड्यूटी, डज नॉट अमाउंट टू गुड कंसिडरेशन। या तो लॉ के मुताबिक या उसकी ड्यूटी के मुताबिक ये अच्छी कंसिडरेशन नहीं है। इट एड्स नथिंग टू द लीगल रिलेशनशिप, में कुछ भी ये क्रिएट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रॉमिस टू पे मनी टू एन इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, कि जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है आप उसको कुछ पैसे दो, इट डज नॉट अमाउंट टू अ गुड कंसिडरेशन, क्योंकि पुलिस ऑफिसर का काम ही है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू डू दैट एक्ट। सो दैट इज वाई ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी, लॉफुल होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना, एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है अगर उसकी कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, लॉफुल ना हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। कंसिडरेशन लॉफुल कब होती है? इफ इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, किसी लॉ ने उसको फॉरबिड ना किया हो, फ्रॉडुलेंट ना हो, या कुछ ऐसी नेचर की ना हो कि अगर हम उसको परमिट कर देते हैं इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर हम उसको परमिट कर देते हैं तो वो किसी ना किसी लॉ की प्रोविजंस को डिफीट ना करे। और इफ द कोर्ट डज नॉट रिगार्ड इट एज इमोरल, कोर्ट उसको इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना माने, कोर्ट उसको ये ना कहे उसके बारे में कि ये अगर हमने ओके कर दिया, अगर परमिट कर दिया तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा। सो इट मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, राइट। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन कौन कौन सी होती हैं, एक बार इनको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कंसिडरेशन लॉफुल कब होती है? कंसिडरेशन इज लॉफुल अनलेस फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ ही कहता है ना, नहीं करना, फॉरबिडन है। सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज फॉर डूइंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग अ गवर्नमेंट जॉब थ्रू अनलॉफुल मीन्स, ये फॉरबिडन बाय लॉ है। लॉ सेज नो, you have to give an entrance test, apply for the job, entrance test, if selected on the basis of merit will be given a job. Injury to a person or property, so आपको कोई कहता है कि नहीं उसको जाके हार्म करके आओ, उसकी प्रॉपर्टी जाके हार्म करके आओ, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तब मैं आपका ये काम करूंगा। सो दैट कंसिडरेशन इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन। सो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, किसी बंदे को या उसकी प्रॉपर्टी को जब आप इंजरी करते हो, सच अ कंसिडरेशन इज अ अनलॉफुल कंसिडरेशन मानते हैं हम उसको। ए बोरोड 500 फ्रॉम बी, ए ने 500 रुपया बी से बोरो किया और एक बॉन्ड किया टू वर्क फॉर बी विदाउट पे फॉर 1 ईयर, और उसने ये कहा कि मैं बी के लिए 1 साल काम करूंगा बिना सैलरी के। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ए ओज टू पे द प्रिंसिपल सम एट वंस, अगर डिफॉल्ट हुआ तो ए जो है वो ओ करता है प्रिंसिपल सम एकदम से एंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट वो पे करेगा। दिस इज वाइड क्योंकि ये इंजरी करता है टू द अदर पर्सन, सच अदर पर्सन को ये इंजरी करता है। कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, अगर कोर्ट ने कुछ ऐसा एक्ट माना जो इमोरल है, यानी कि इफ द कोर्ट रिगार्ड्स एन एग्रीमेंट, दिस इज कोर्ट, राइट, COURT, दिस इज ऑल्सो URT, कोर्ट। अगर कोर्ट ये रिगार्ड करता है एन एग्रीमेंट इन विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज इमोरल, तो इट इज ट्रीटेड एज वाइड। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ फॉर फ्यूचर सेपरेशन, ये एक वाइड है, राइट, ये इमोरल होगा। अगर वो इस नेचर का है कि अगर परमिट किया तो इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, आपने कोई भी ऐसा एक्ट परमिट कर दिया, वो किसी दूसरे एक्ट को, किसी क्रिमिनल लॉ को, किसी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अगर वो अबाइड नहीं करता, फॉलो नहीं करता उस एक्ट के मुताबिक, तो ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी, राइट। इट इज़ ऑफ फ्रॉडुलेंट इन नेचर अगेंस्ट एनी पर्सन, और उसकी प्रॉपर्टी को फ्रॉड क्रिएट करता है उस बंदे को या किसी और की प्रॉपर्टी को, तब भी ये इलीगल होगा। एंड इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब सिंपली यही होता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच इज और टेंड्स टू बी इंजूरियस टू द पब्लिक या इज अगेंस्ट द पब्लिक गुड, या तो पब्लिक के अगेंस्ट है या पब्लिक की अच्छाई के अगेंस्ट है, सो उसको हम वाइड मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट टू ट्रेडिंग विद एनिमी, आप अपने एनिमी के साथ जब बिजनेस करते हो, एग्रीमेंट टू कमिट
क्राइम, क्राइम कमिट करते हो। एग्रीमेंट विच इंटरफेयर विद द एडजस्टमेंट ऑफ जस्टिस, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिससे जस्टिस डिलेड होता है या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है उस जस्टिस को डिलीवर करने के लिए, वो सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ऑल एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज वॉइड, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जो लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकते हैं, ठीक है, वो सब वॉइड है। एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एज पर लॉ इज वॉइड, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट के लिए रोकता है वो वॉइड होता है। एनी एग्रीमेंट फॉर सेल और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस, ब्राइब, वॉइड है। और टाइटल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पब्लिक रिकॉग्निशन, पब्लिक रिकॉग्निशन जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री लेने के लिए आप मॉनेटरी कंसिडरेशन देते हो, ये सब अनलॉफुल है। क्यों? क्योंकि ये सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। द केस ऑफ ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज, इसको हम पब्लिक ऑफिसेज में ट्रैफिकिंग बोलते हैं, ब्राइब बोलते हैं। एनी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स द पर्सनल लिबर्टी ऑफ पार्टीज टू इट, जो भी प्रोमिसर या प्रोमिसी है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिससे किसी भी एक की या दोनों की पर्सनल लिबर्टी खत्म हो रही है, यानी कि उसको स्लेव बनाने की कोशिश हो रही है, इट इज वॉइड, क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। एनी एग्रीमेंट टू प्रोक्योर मैरिज फॉर रिवॉर्ड्स आर वॉइड। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स रिस्ट्रिक्ट द लिबर्टी ऑफ फ्री एंड वॉलंटरी डिसीजन ऑफ द पार्टीज। सो अगर आप किसी की मैरिज को तोड़ना चाहते हो, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट वैलिड, कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा, बिकॉज ये वैलिड नहीं है। सो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फ्री लिबर्टी को, वॉलंटरी डिसीजन मेकिंग पावर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दैट इज वाई ये वैलिड नहीं है, वॉइड है। एनी एग्रीमेंट दैट इंटरफेयर्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ मैरिटल ड्यूटीज इज ऑल्सो वॉइड, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिससे आप मैरिटल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते हो और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ये सब वॉइड है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में दैट द वाइफ विल नेवर लीव हर पेरेंट्स हाउस इज वॉइड। हमने पढ़ा है कि स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन जो है, जो स्ट्रेंजर है कंसिडरेशन वो पे कर सकता है, दैट इज प्रोमिसी के बिहाफ पे वो पेमेंट कर सकता है, राइट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, प्रोमिसी से मूव हो सकती है, या कोई भी और पर्सन स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन वो भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। हाउएवर इंग्लिश लॉ में कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी ओनली, जो प्रोमिसी है उसी से ही मूव होगी इंग्लिश लॉ में, राइट। अब हमने अभी तक स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन का पढ़ा था, क्या स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड देम। सो वो कह रहा है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू और एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, वो कभी भी सू नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए, इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेंजर हिमसेल्फ, चाहे उसमें बेनिफिट स्ट्रेंजर का ही है और उसी के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बना है, स्टिल ही कैन नॉट सू द अदर पार्टी फॉर एनफोर्सिंग इट, वो दूसरी पार्टी को एनफोर्स करने के लिए नहीं कह सकता। देयर मस्ट बी लीगल रिलेशंस दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है, अगर वो लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता एनफोर्समेंट के लिए। हाउएवर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस रूल के अंडर कुछ एक्सेप्शंस इन्वॉल्व हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? लेट अस अंडरस्टैंड। ट्रस्ट, ट्रस्ट कौन होता है? सबसे पहले ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो ही इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग द ट्रस्ट। ए स्ट्रेंजर कैन सू व्हेन ही इज बेनिफिशियरी अंडर एन ऑब्लिगेशन दैट क्रिएटेड ट्रस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा, ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं, द मस्जिद और द चर्च, राइट। इन सब के जो ऑफिशियल्स हैं, जो इन सब की मैनेजमेंट को चलाते हैं, दे कैन सू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर मंदिर का, गुरुद्वारे का, चर्च का या मस्जिद का भला हो रहा है तो, राइट। सो दो दे आर नॉट डायरेक्टली दे आर स्ट्रेंजर ऑफ कोर्स, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मंदिर एंड द अदर पार्टी है, सो वो दोनों है। लेकिन ट्रस्ट जो है, जो उस मंदिर को चला रही है, जो उस गुरुद्वारे को चला रही है, वो ऑफ कोर्स सू कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है। अंडर मैरिज सेटलमेंट एग्रीमेंट इज मेड फॉर द मैरिज एंड प्रोविजन इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, ही मे टेक एडवांटेज ऑफ दैट एग्रीमेंट इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर एग्रीमेंट हुआ है मैरिज के लिए और उसमें जो प्रोविजन है वो बेनिफिट हुआ है जिसमें अदर पार्टी जो एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, so वो भी इन्फोर्स करवा सकती है। एग्जाम्पल के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहा है ए एग्रीड टू बी,
सी का फादर टू पे ₹1,000 पर मंथ एज अलाउंस इफ़ शी मैरिज ए सन, अगर वो ए के बेटे से मैरिज करती है तो 1,000 रुपया उसको देगा. शी मैरिज द सेड सन, हाउ एवर द अमाउंट इज स्टॉप्ड आफ्टर फ्यू मंथ्स. वो मैरिज कर ली उसने, लेकिन उसको कुछ महीनों के बाद मैरिज खत्म हो गई, अमाउंट खत्म हो गई, सॉरी. इट इज़ हाउएवर असर्टेड दैट शी कैन क्लेम द अलाउंस इवन दो शी वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं थी, बट वो फिर भी इसको एनफोर्स करवा सकती है, राइट. फैमिली सेटलमेंट में, yes, any member who is not part of the family settlement agreement but is a beneficiary in such a contract. So दो ब्रदर्स हैं, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. अब एक के फादर, एक की डेथ हो जाती है, तो उनका जो लीगल हेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, बिकॉज अल्टीमेट बेनिफिट उस फैमिली का है. So he can sue as per the agreement. For example, A has 2 sons, his wife. As a legal heir, he creates the will in the name of his elder son and wife on the projects that both will pay. किस सब्जेक्ट पे? कि दोनों 5,000 रुपया महीने का देंगे छोटे बेटे को. यंगर सन कैन क्लेम द अमाउंट. अगर उसको वो अमाउंट नहीं मिलती तो वो अमाउंट को क्लेम कर सकता है. चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द स्ट्रेंजर. जब उस स्ट्रेंजर के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेंजर कैन सू फॉर द मनी मेड पेबल टू हिम बाय इट. स्ट्रेंजर सू कर सकता है जब उसको पैसे का बेनिफिट होने वाला है, वेयर द मनी इज चार्ज्ड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी से. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन गिविंग नेसेसिटीज टू अ माइनर और अनसाउंड माइंड कैन क्लेम अगेंस्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. सो जिस बंदे को, जो माइनर है, जो अनसाउंड माइंड है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है, अगर उनको अल्टीमेट बेनिफिट होने वाला है तो दे कैन क्लेम ऑफ कोर्स. व्हेन द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज जस्टिफाइड, जब कोर्ट कह देता है कि हाँ ये जस्टिफाइड है, ये क्या, दे आर दो दे स्ट्रेंजर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल दे कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. एजेंट्स, पर्सन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एजेंट कैन क्लेम अगेंस्ट द प्रिंसिपल या वाइस वर्सा. जो भी बंदा एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है वो प्रिंसिपल और वाइस वर्सा दोनों से क्लेम कर सकता है. गुड्स सोल्ड ऑन EMI एज पर द स्कीम ऑफ द प्रिंसिपल बाय द एजेंट. सो प्रिंसिपल, आप एक टीवी खरीद के लाते हो, EMI पे टीवी खरीद के लाते हो, बट एक्चुअल में जो शॉप से आप लेके आए हो, दे आर ओनली एन एजेंट. सो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, अगर वो टीवी ना चले, द ऑर्गेनाइजेशन. The customer does not pay, the principal can sue the customer directly, right? So इस केस में भी वो sue कर सकता है. When promisor through conduct created contract with the stranger. Promisor जो है वो अपने conduct से stranger के साथ contract create करता है. Stranger to a contract can sue when the promisor himself creates privity of the contract with the stranger. जब वो stranger के साथ contract करता है. A agrees to C that he has received money from B. A ये agree करता है C से कि वो money receive करेगा B से, जो कि उसको C को देनी है. सो ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम A. तो वो A से अमाउंट रिकवर कर सकता है. कोवेनेंट्स विद द लैंड. अब ये कौन होते हैं कोवेनेंट्स? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए नोटिस दैट द ओनर दो मे नॉट बी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड. वो लोग जो बाउंड हैं, क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटीज जो रिक्वायर्ड हैं. In the case of mortgage property, the new purchaser is bound by the agreements. जो mortgage property है उसमें नया जो purchaser है वो agreement से bound होता है, though he was not a party to the contract. वो party to the contract नहीं है, still being a covenant, yes, he is bound by the contract. अब हमने सुना है कि consideration is most important for completing a contract. legal contract के लिए consideration सबसे important है. कुछ ऐसे भी exceptions हैं जिसमें no consideration, no contract. So it is true that consideration is most important part of any contract. The lack of consideration makes the contract void. If there is no consideration, then either it is gratuitous होगा or it will be void. So no consideration, no contract. Exceptions हैं ये. Natural love and affection. So एक agreement without consideration will be valid if it is made due to the natural love and affection between the parties having a close relation with each other. बहुत ही आसान एग्जाम्पल देता हूँ. आपके फादर आपको बोलते हैं बेटा जाके मार्केट से सामान ले आओ. आप वो आपको कुछ 50 रुपये 100 रुपये देते हैं, 100 रुपये का ही सामान आता है. ऊपर से तो आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो ना, आपके एफर्ट्स के, जो आप घर से मार्केट गए हो सामान लाने, उसका तो कोई चार्ज नहीं कर रहे, स्टिल आप सामान लेके घर आ जाते हो. यू कैन नेवर क्लेम फॉर द मनी ऑफ योर एफर्ट्स.
यानी कि जो आप 10 रुपये 15 रुपये ऊपर से आप चार्ज करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पाओगे। कल को ये नहीं बोल पाओगे कि जी आपने हमें भेजा था तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमें हमारा मेहनताना दो। नेचुरल लव एंड अफेक्शन है ये, इसलिए आप गए थे। सो इम्पॉर्टेंट हेयर विल बी दैट सच कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग एंड मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। इफ एनी वन ऑफ देम इज मिसिंग द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एनफोर्सेबल। सो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वो राइटिंग होगा, अदरवाइज वो ग्रेचुइशियस माना जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको उसमें क्लेम नहीं करना। कॉम्पनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज पास्ट भी हो सकती हैं। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड, वैलिड होगा इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होली, अगर ये प्रॉमिस है कंप्लीट कंपनसेट करने का, और इन पार्ट या कुछ टुकड़ों में। अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर, जिसने अपनी मर्जी से वॉलंटरी विदाउट एनी चार्जेस कुछ ना कुछ किया है प्रॉमिसर के लिए, और समथिंग विच द प्रॉमिसर वॉज लीगली बाउंड टू डू, या जो कुछ प्रॉमिसर करना चाह रहा था लीगली बाउंड टू डू। दिस इज एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन द प्रॉमिसर इज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट। जब प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में है तभी ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सो ए फाइंड द पर्स ऑफ बी फ्रॉम द रोड एंड इट स्पेंड्स सम मनी टू ट्रेस। ए जो है वो बी से वो उसको सड़क पे एक पर्स मिलता है, वो स्पेंड सम मनी टू ट्रेस इट, वो कुछ पैसा लेता है जिससे वो ओनर को ट्रेस कर पाए। नाउ बी प्रॉमिसेस ₹500 टू ए, ये कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट हम इसको बोलते हैं। सो आपको सड़क पे जो भी पैसे मिले हैं, आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, कहीं और लिखवाते हो, पोस्टर छपवाते हो, कुछ ना कुछ पैसा तो आपको लगा ना। सो जब जिसका पर्स है जब वो ओनर मिल जाएगा तो वो ओनर आपको कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर देगा, राइट। नेक्स्ट इज टाइम बार्ड डेट्स। टाइम बार्ड डेट्स क्या होते हैं? I promises to pay the time but that is in writing and is signed by the promiser। जो भी आप पे करोगे वो इन राइटिंग होना चाहिए और प्रॉमिसर उसको साइन करे। प्रॉमिस क्या होना चाहिए? टू पे क्या? आइदर द होल और पार्ट ऑफ द डेट इज ऑल्सो एनफोर्सेबल, या तो पूरा का पूरा डेट या कुछ पोर्शन ऑफ दैट डेट एनफोर्सेबल होना जरूरी है। हाउएवर द टाइम बार डेट्स मस्ट नॉट बी ऑफ थर्ड पर्सन्स, किसी और के टाइम बार डेट्स नहीं होने चाहिए वो, बस इतना ध्यान रखना। कंप्लीटेड गिफ्ट्स, द रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन डज नॉट अप्लाई टू द कंप्लीटेड गिफ्ट्स पे कंसिडरेशन अप्लाई नहीं होता डोनर एंड डोनी के केस में। फॉर एग्जाम्पल इफ ए गिफ्ट्स इज प्रॉपर्टी टू बी एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ही कैन नॉट क्लेम इट बैक ऑन द ग्राउंड के देयर वॉज नो कंसिडरेशन। सो अगर पेरेंट ने, फादर ने अपने सन को प्रॉपर्टी गिफ्ट की है तो कल को वो वापस क्लेम नहीं कर सकता कि इसने मेरे को कुछ पैसे नहीं दिए। एजेंसी, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, किसी भी एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। गारंटी, गारंटी इज मेड विदाउट कंसिडरेशन और नो नीड ऑफ कंसिडरेशन, गारंटी के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, उसके बगैर ही होती है। रिमिशन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन इन एन एग्रीमेंट टू रिसीव लेस दैन वॉट इज ड्यू। आप 10,000 रुपीज़ रिसीव करने वाले थे बट सामने वाले ने आपको सिर्फ 9,900 दिए, सो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कंसिडरेशन लेस रिसीव हुई है। दिस इज रिमिशन इन लॉ। प्रोमिसरी एस्टॉपल, अब एस्टॉपल क्या होता है? देखो, दिस मीन्स दैट अ पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस is bound by the same promise if another person has acted on the faith of such promise। आपके कहने पर कोई दूसरा बंदा act upon हुआ, so no consideration is required for entering into such a contract। so promissory estoppel के केस में कोई भी consideration नहीं चाहिए। That's it on the part of consideration from my side। आपको consideration में कोई भी doubt हो, do let me know, I'll clear all your doubts। Take care।